आज़ादी के बाद से पंजाब में लगभग सब कुछ सही चल रहा था। ये बात शुरू होती है 1970 के दशक में। वहाँ की एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है अकाली दल, जिसका मकसद था पंजाब और पंजाब के लोगों के हितों की रक्षा करना। वो हमेशा उसके और सेंट्रल में जो गवर्नमेंट थी उनके बीच हमेशा कुछ ना कुछ बहस बनी रहती थी। इनका बोलना था कि सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है वो हमारे हर मामले में इंटरफेयर करती है। पंजाब के लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो पंजाब का फैसला वो खुद ले सकें। इसके लिए उन्होंने अरविंदर शाही प्रस्ताव लाया। 1973 और 78 में एक रिजोल्यूशन पास किया उन्होंने। उसमें कुछ शर्तें थी, इसमें से डिफेंस, विदेश नीति, संचार और मुद्रा को उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि ये आप अपने अंडर में रखिए। उसके बाद जो बचता है शिक्षा, कृषि, उद्योग और कानून व्यवस्था, ये पंजाब की सरकार अपने हितों में रखेगी। और चंडीगढ़ जो है वो सिर्फ पंजाब की राजधानी हो, क्योंकि उस वक्त में चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी था। और पंजाब की जो नदियों का पानी है उसमें सिर्फ पंजाब का अधिकार हो और पंजाब की धार्मिक और सांस्कृतिक विकास किया जा सके। लेकिन असली समस्या यहाँ से शुरू होती है कि केंद्र सरकार को इन प्रस्तावों पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं कर रहे थे। उनका बोलना था कि अगर इस तरह से सभी राज्य अपनी मांगे मांगने लगे तो कल को देश ही बढ़ जाएगा। इससे क्या हुआ, अकाली दल की जो मांग थी वो दो धड़ों में बढ़ गया। एक जो था जो संविधान के अंडर रहकर इसी मांगों को मांगता था, लेकिन दूसरा जो ग्रुप था वो पंजाब में अलगाववाद और अलग राज्य की मांग करने लगा। तो यहाँ से शुरू होती है अलगाववाद और खालिस्तान की कहानी। ये सारी प्रॉब्लम शुरू होने का बहुत सारे कारण थे, जिसमें से एक कारण था सेना की भर्ती का भी। ब्रिटिश के जमाने में सेना में पंजाब के लोगों का अधिकार 20 से 30% था, जो आजादी के बाद से घटकर 10 से 12% आ गई। उनका बोलना था कि सेना में जो काबिल जवान है उनको शामिल किया जाए। ये मांग थी पंजाब की गवर्नमेंट अकाली दल की। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि भारत अब एक देश बन चुका है, तो यहाँ पे रीजनल सब जगह के लोगों को मिला जुला कर वो आर्मी मिलेंगे, क्योंकि आर्मी की एक लिमिटेशन होती है, उसी हिसाब से एक एरिया के इतने लोगों को ही लेंगे। ये सिस्टम था। इस बात को लेकर भी इनके बीच में कभी नहीं बनती थी। लगातार पंजाब के हितों की बात करते करते अकाली दल काफी मजबूत हो गया था। लेकिन इसी बीच 13 अप्रैल 1978 को अकाली दल और निरंकारियों के बीच में एक हिंसक झड़प होती है, जिसमें 13 लोग मारे जाते हैं। इसमें कुछ अकाली दल के सदस्य भी थे और दमदमी टकसाल की भी लोग शामिल थे। दमदमी टकसाल वो ग्रुप था जिसका हेड भिंडरा वाले थे। निरंकारियों का बोलना होता है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, वो बिना रूप वाले भगवान की उपासना करते हैं। जबकि सिखों का बोलना था कि गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारे आखिरी गुरु हैं, लेकिन ये लोग अपने जो लीडर थे उसको पूजा करते थे। इनका बोलना था कि ये सिख से अलग होकर सिखों के धर्म का अपमान करते हैं। इन दो सोच की वजह से इनके बीच में आपस में ऐसा युद्ध हुआ कि इसमें 13 लोग मारे गए। इस घटना के बाद जब रोज दिवस मनाया जाता है, इस रोज दिवस में सिख धर्म के प्रचारक जनरल सिंह भिंडरा वाले ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैसे उन्होंने एक धार्मिक संस्था को धीरे धीरे चरमपंथ की तरफ मोड़ दिया, और लोग इसको चरमपंथ की पहली सी शुरुआत मानते हैं। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने अकाली दल को कमजोर करने के लिए भिंडरा वाले को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। लेकिन जब ये मामला उनके हाथ से निकल गया तो वो लोग बैकफुट पर आ गए। ये ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। अकाली दल हमेशा से देश की मुख्य धारा में रहते हुए अपनी मांगों को मांगा करते थे। इसका ढुलमुल रवैया केंद्र सरकार हमेशा दिखाती थी, जो आज भी होता है। तो खैर, इस बात को लेकर भिंडरा वाले अक्सर क्रोधित होते थे। उनका बोलना था कि राज्य हमारा है और इसके लिए हम किसी के सामने क्यों गिड़गिड़ाएं। इस तरह की सोच को उन्होंने इतना बढ़ावा दिया, खुले मन से वो भाषण देने लगे। उनको भी धीरे धीरे लोगों का समर्थन मिलता गया। इन सारे भाषणों के बाद से पंजाब में धीरे धीरे हिंसक झड़पें बढ़ने लगी। पंजाब दो गुटों में बढ़ चुका था। इसी बीच साल 1981 में पंजाब केसरी के महान संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। जालंधर, तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर, फरीदकोट जैसे जगहों में इतनी हिंसक झड़पें हुई, इसमें कई जाने गई। और ये इल्जाम लगते गए कि इन सारी हिंसक झड़पों के पीछे में भिंडरा वाले का हाथ है। लेकिन पुलिस हमेशा से कम सबूतों के अभाव में उनकी गिरफ्तारी करने के लिए पीछे हटती रही। सितंबर 1981 मेहता चौक गुरुद्वारे में भिंडरा वाले की गिरफ्तारी होने के बाद वहां पे ऐसी हिंसक झड़पें हुई कि इन झड़पों में भी 11 लोगों की जान चली गई। पंजाब में हिंसा का दौर शुरू हो चुका था। सब तरफ हिंसक झड़पें की खबरें आ रही थी। इसी बीच सिख छात्र संघ के लड़कों ने एयर इंडिया के विमान का अपहरण कर लिया, उनको हाईजैक कर लिया। भिंडरा वाले के समर्थक जब बढ़ने लगे, काफी लोगों को उनका समर्थन मिलने लगा। ये देखकर राजनीतिक पार्टियों के लोग भी उनके समर्थन में बयान देने लगे। साल 1982 में भिंडरा वाले मेहता गुरुद्वारा रोड छोड़कर स्वर्ण मंदिर के परिसर में जो गुरु नानक का निवास है उसके पास में अपनी बात करते थे।
कुछ वक्त गुजारने के बाद में वो सिखों के सबसे प्रमुख स्थल अकाल तख्त पर बैठकर अपने विचार व्यक्त करने लगे। अकाल तख्त का मतलब होता है द थ्रोन्स ऑफ टाइमलेस वन। ये सिखों की एक पवित्र जगह है जहाँ से बैठकर न्याय और व्यवस्था की बात की जाती है, सबके लोगों के हकों की, सबके लोगों के हितों की बात की जाती थी। यहाँ से ही इंसाफ होता था। इसको मुगलों के सिंहासन से ऊंचा बनाया गया था और ये ठीक अमृतसर स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने बना हुआ था। 1982 में जहाँ अकाली दल सतलुज यमुना लिंक नहर की परियोजना को रोकने के लिए अपनी गिरफ्तारियां दे रहा था, इसी बीच भिंडरावाले अपने दोस्त छात्र संघ के जो प्रमुख थे अमरीक सिंह, उनकी रिहाई के लिए वो अपनी गिरफ्तारियां दे रहे थे। और इसी बीच इन दोनों की गिरफ्तारियों के बीच में इनका विलय हो जाता है और ये गिरफ्तारियां धर्म युद्ध में बदल जाती हैं और धर्म युद्ध के तहत ये लोग अपनी गिरफ्तारियां देने लगते हैं। इस बीच हिंसक घटनाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उसमें पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक के दफ्तर में बम विस्फोट होता है। दरबारा सिंह जो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला होता है। साल 1983 में पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक एस अटवाल को हरमिंदर साहिब के परिसर में दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। इस तरह से पुलिस का मनोबल बहुत बुरी तरीके से गिर गया। इसी बीच पंजाब रोडवेज की बस में कुछ बंदूकधारी ने घुसकर सिर्फ हिंदुओं को चुन चुनकर गोली मार देते हैं। इतना कुछ हिंसक झड़पें होने के बाद इंदिरा गांधी वहां की जो कांग्रेस की सरकार थी दरबारा सिंह के नेतृत्व में, उसको बर्खास्त कर देती है और राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती है। लेकिन हालात फिर भी जस के तस बने रहते हैं। 1984 की हिंसक झड़पों में 294 लोगों की मौत हो गई। इस बीच इंदिरा गांधी की बातचीत अकाली दल के नेताओं के साथ 3 बार हो चुकी होती है। आखिरी बार ये बातचीत तब टूट जाती है जब साल 1984 1 जून 1984 को मंदिर परिसर और मंदिर परिसर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों के बीच में जब गोलीबारी होती है। इसके बाद अकाली दल और कांग्रेस के बीच में कोई बातचीत नहीं होती। संत जनरल सिंह का कोर्ट मार्शल होता है और जनरल सुभेग सिंह और सिख यूनियन के लोगों ने मंदिर के चारों तरफ एक मजबूत वो घेराबंदी कर लेते हैं। उनके पास काफी असला बारूद और हथियार उनके पास रहता है। लेकिन साल 1985 में होने वाले आम चुनाव से पहले इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये सारा मामला सुलझ जाए, जिसका फायदा उसे आने वाले इलेक्शन में मिले। पंजाब की हालत जब बद से बदतर होती जाती है तो इंदिरा गांधी सरकार अपनी राजनीतिक उपेक्षाओं को साइड में रखकर ऑपरेशन ब्लू स्टार की अनुमति दे देती है। साल 1984 2 जून काफी श्रद्धालु मंदिर परिसर में आते हैं क्योंकि 3 जून को अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस था। इसी बीच इंदिरा गांधी ऐलान करती है कि वो इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से देख रही है। हालांकि कुछ अनुभवी लोगों को अंदेशा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पंजाब तक जाने वाली ट्रेनें, बसों की सेवा रोक दी गई थी, टेलीफोन का कनेक्शन काट दिया गया था। सबको अनुभव हो चुका था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन श्रद्धालु अपनी श्रद्धा में मंदिर परिसर में लगातार आ रहे थे और इसी बीच विदेशी मीडिया को भी राज्य से बाहर कर दिया जाता है। 3 जून को भारतीय सेना अमृतसर को चारों तरफ से घेरकर अपने कब्जे में ले लेती है और शाम को पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और 4 जून की सुबह को सेना गोलीबारी शुरू करती है, इसलिए कि वो जानना चाहती थी कि अंदर में बैठे लोगों के पास में कितने गोला बारूद और कितने हथियार हैं, उसका अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन सेना की गोलीबारी के जवाब में अंदर से इतना तीखा हमला किया जाता है, इतना तीखा जवाब दिया जाता है कि ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसके लिए ये लोग निर्णय लेते हैं कि 5 जून को बख्तरबंद गाड़ी और टैंकों का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये 5 जून की सुबह चरमपंथियों और सेना के बीच की असली युद्ध की शुरुआत थी। इस बीच भीषण खून खराबा होता है, काफी लोगों की जाने जाती है। अकाल तख्त को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। अकाल तख्त का सिख समुदाय में बहुत ही बड़ा महत्व था। स्वर्ण मंदिर के ऊपर भी कई गोलीबारियां की जाती हैं। सदियों में जो नहीं हुआ वो उस वक्त में होता है। 6, 7 और 8 जून को वहाँ पे पाठ नहीं होता है और ये सरकार की एक ऐतिहासिक भूल थी। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार 83 सैनिक मारे गए, 293 लोग घायल हो गए, 500 से ज्यादा चरमपंथी और आम लोग मारे गए और 1500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई। लेकिन ये आंकड़े हमेशा से विवाद में रहे हैं। इस घटना से सिख समुदाय में बहुत रोष और बहुत दुख होता है क्योंकि स्वर्ण मंदिर उनके लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। तो खैर, ये सब होने के बाद में बहुत सारे सिख रेजिमेंट और सिख के जो बड़े बड़े अफसर होते हैं वो अपना इस्तीफा दे देते हैं और बहुत सारे पुराने लोग जो अपना पदक, जिनको अवार्ड मिला होता है, वो उसको रिटर्न कर देते हैं। भले ही ब्लू स्टार काफी हद तक सफल रहा, लेकिन इससे सिख और कांग्रेस के बीच में एक गहरी दरार डाल दी गई और इसी से इंदिरा गांधी की मौत भी जुड़ी हुई है। हालांकि उन्हें
गुप्त वार्निंग भी थी, गुप्त उनके पास ये मैसेज भी था कि आप अपने सुरक्षा कर्मियों को बदल दें, आपकी जान जाने का अंदेशा है। लेकिन वो हमेशा की तरह आयरन लेडी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में अपनी जान को गंवा देती हैं। लेकिन मामला यहाँ भी नहीं थमता है। इसके बाद देश भर में सिखों के खिलाफ हो रहे दंगों में काफी सिख मारे जाते हैं, जो सिखों और कांग्रेस के बीच की खाई को और भी गहरा कर देते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की मौत और सिख दंगे सब एक ही कड़ी में जुड़े हुए हैं। हालांकि इंदिरा गांधी की मौत मौके पर ही हो चुकी होती है, क्योंकि उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, लेकिन इनकी मौत के अनाउंसमेंट शाम के 3 बजे पब्लिकली की जाती है। इस तरह की घटनाएं, इस तरह की कहानियां, इस तरह के वारदात सदियों से होते हैं, हो रहे हैं। लेकिन इसमें देखा जाता है कि कुछ ऊपर के 2-4 लोगों की वजह से हमेशा से हमेशा आम लोग ही मरते हैं, आम लोग ही मरे हैं और आम लोग ही मर रहे हैं, आगे भी आम लोग ही मरेंगे। तो फिर किस बात के लिए आम लोगों की बलि दी जाती है? इसका जवाब शायद आपके पास होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई होगी माफ़ कर दीजिएगा। हालांकि हम बहुत फैक्ट चेक करके अपने हिसाब से आपके पास स्टोरी लाएँ। बाकी बात, अपना ख्याल, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा और इस झमेलों से निकल कर अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।